देखिए अब अगला टॉपिक जो कि है ओजोन लेयर। जैसे आप लोगों को सबको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर्स की कई सारी लेयर्स होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर एक हमारी लेयर होती है जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फीयर। इस स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है कि ओजोन की एक लेयर होती है। ओजोन क्या होता है, चारों तरफ से ऐसे करके फैला होता है। जैसे मान लो ये मेरी अर्थ है, देखो समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये अर्थ है और इसके चारों ओर से क्या होता है, ओजोन की परत रहती है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो ओजोन होती है ना, ये ओजोन जो लेयर है ये हमारी अर्थ है, ठीक है ना। ये ओजोन की लेयर क्या करती है कि जो सनलाइट आती है, सनलाइट आ रही है ये, अब जब सनलाइट आती है ना तो सनलाइट में कई सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, रेडिएशंस होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये क्या होते हैं, इनमें डिसीज़ आ जाते हैं। तो ओजोन क्या करती है, ये जो ओजोन की लेयर जितने भी हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं इनको ज़मीन पे आने ही नहीं देती। इनको क्या कर देती है, जैसे ही ये आते हैं और इनको क्या करती है, वापस भेज देती है, या फिर इनके ही ऊपर जोड़ के, इनमें खुद में जोड़ के कोई अलग कंपाउंड बना लेती है या इनको किल कर देती है, मार देती है। कहने का मतलब यही है कि हार्मफुल रेडिएशंस अर्थ पे नहीं आती। ठीक, अब जब अर्थ पे नहीं आती हैं तो उनसे कई सारी डिजीजेस बच जाती हैं। जैसे डिजीजेस कौन कौन सी हो सकती हैं, स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है, उसके बाद वीक इम्यून सिस्टम कैसा हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है, और डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट्स हो सकते हैं। अब ये जो आ रही हैं जिनकी वजह से ये हमारी अर्थ प्रोटेक्ट रहती है, अर्थ पे जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब प्रोटेक्ट रहते हैं, बचे रहते हैं। तो इसीलिए इसको प्रोटेक्टिंग लेयर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिंग लेयर कहते हैं। तो देखो अब इसके बाद पढ़ते हैं। तो देखो, ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ विच एब्जॉर्ब, जो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। किसको करती है, मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सनलाइट। सनलाइट की जो भी हार्मफुल हमारी यूवी रेडिएशंस होती हैं उन सबको ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि हार्मफुल चीज़ें नीचे नहीं आती हैं। ठीक, लेकिन 1985 में ये देखा गया अंटार्कटिका में कि जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे कम हो गई है। ओजोन लेयर धीरे धीरे कम हो गई है। अब ये जो कम हो गई है ये कब देखा गया, 1985 में। ध्यान रखना कहाँ देखा गया, अंटार्कटिका में देखा गया, ये भी ध्यान रखना। अब ये जो धीरे धीरे कम हो गई है तो वैज्ञानिकों ने देखा कि ये कम क्यों हुई। तो उसके पीछे उन्हें कोई सारे रीजन मिले। उन्हें के पीछे क्या क्या रीजन थे। सबसे पहला रीजन कि जो भी हमारी फ्रिज होती हैं, जितनी भी हमारी फ्रिज है, एसी हैं, फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग बुझाने वाले जितने भी यंत्र हैं, उसके बाद एरोसॉल स्प्रेज हैं, इन सब से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलता है। क्या निकलता है, इन सबसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलता है। हैलोजन्स जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन निकलते हैं। ये क्या करते हैं, ये ओजोन के किलर हैं। ये क्या है, ओजोन के किलर हैं। ये ओजोन को धीरे 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 ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से ओजोन कम हो गई। ये 1985 में अंटार्कटिका में देखा वैज्ञानिकों ने। अब अंटार्कटिका में उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या किया कि अब ओजोन कम हो रही है तो इसका मतलब है हमें स्किन कैंसर है, कैटरेक्ट है, इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अब ये भाई गलत है, कम हो रही है, तो इसको बचाया कैसे जाए। उसको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, जितने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि CFC से रिलेटेड जो भी हमारे अप्लायंस थे उन सब में चेंजेस किए। और कई जगह पे तो पूर्ण रूप से बैन ही कर दिया। CFCs को कई जगह पे बैन कर दिया गया और इनमें चेंज करके कुछ ऐसे जो इको फ्रेंडली हों, यानी कि ओजोन के जो भी एटम्स होते हैं उनको ये नष्ट न करें, ऐसे उन्होंने अप्लायंस बनाए। अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अवॉइड किया CFC कंटेनिंग प्रोडक्ट जो भी थे, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एसीज, फायर एक्सटिंग्विशर, इन सबको क्या किया उन्होंने चेंज कर दिया।
बदल नहीं दिया कि मतलब एसी अब नहीं चलाएंगे, नहीं, उनमें चेंजेस ऐसे कर दिए कि अब ये CFCs नहीं देंगे, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नहीं देंगे। और एक उन्होंने प्रोटोकॉल भी उन्होंने पारित किया, ये किया था 1986 में, कितना 1986 में किया था, 1 साल बाद, जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। इसमें यही था कि अब कोई भी CFC से रिलेटेड चीज़ें नहीं चलाएगा, और ये किया था 1986 में, सभी देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ये डिसाइड हो गया था कि अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ठीक। अब मैंने पूरा आपको ओजोन के बारे में बता दिया, सिर्फ एक चीज़ छोड़ के, जो थी ओजोन का फॉर्मेशन। तो ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, आप सबको पता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है। अब ये जो ऑक्सीजन है, सनलाइट में यूवी रेज होती हैं, यूवी रेज, इनकी प्रेजेंस में ये जो ऑक्सीजन हमारा मॉलिक्यूल है, ये हमारा ऑक्सीजन एटम में टूट जाता है। ये ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक है, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई बात नहीं है, ऑक्सीजन के एटम्स में टूट गया। और यही जो ऑक्सीजन के एटम है, यही ऑक्सीजन के एटम, एक ऑक्सीजन का एटम और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये दोनों मिलकर एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये, कितने हो गया 3। तो ये जो O3 है, यही आपका क्या है, ओजोन। इस तरह से ओजोन बनती है, और ये क्या होती है, पूरे हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर पहुंच जाती है, हायर लेवल में, जिसका नाम स्ट्रेटोस्फीयर होता है, उसमें ये पहुंच जाती है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ये था आपका पूरा ओजोन लेयर। आप लोगों ने सुना भी होगा ओजोन में छेद हो गया है, छेद नहीं होता है, डिप्लेशन कम हो गई है, पतली हो गई है, ना कि खत्म हो गई है, छेद नहीं हुआ है, पतली हो गई है। और ओजोन का देखो, मैंने इतना आपको बताया। यहाँ एक चीज़ और जो आपके NCERT मेंशन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, क्या, देखो कि जब जब ये यूवी रेज आ रही हैं, यूवी रेज क्या आ रही हैं, आ रही हैं, वापस हो जाती हैं, कुछ रोक लेते हैं, अगर कम हो गया है तो क्या होता है, यूवी रेज आ रही हैं, जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो रहा है और कई सारे डिसीजेस हो रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं, और कई सारे हम पॉल्यूटेड फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, ठीक ना, जिनकी वजह से पॉल्यूटेड फ्यूल्स जैसे कि ईंधन यूज कर रहे हैं, धुआं हो रहा है। अब ये तो जितना भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ये क्या करता है, अपने जाके ओजोन के नीचे एक लेयर बना लेता है। एक लेयर, ऐसी लेयर बनाता है कि जो भी हमारी सनलाइट आ रही है, ये सनलाइट है, ये सनलाइट आ रही है, ये आ रही हैं, वैसे सनलाइट दिन में आती हैं, रात में क्या होती थी, अर्थ इनको वापस कर देता। जितना भी हमारी अर्थ पे जो भी चीज़ें थी उनको चाहिए था, उसके बाद जो बचा था ना एक्स्ट्रा वाला, वो रात में क्या कर देती थी, सनलाइट हमारी अर्थ वापस कर देती थी। लेकिन 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 क्या हुआ कि इसके पास में एक लेयर बन गई क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की, कई सारी हार्मफुल गैसेस की। अब ये जो सनलाइट आती है ना, दिन में आ रही है, रात में से जाना था, रात में क्या था, इसे वापस जाना था, लेकिन अब वापस नहीं जाती, अब वापस ये नहीं जा पाती इस लेयर की वजह से। और क्या होता है, वापस यहीं पर आ जाती है, वापस यहीं पर रहती है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि हमारा जो शरीर का टेम्परेचर 37 होता है एटमॉस्फेयर का, पहले कम होता था, आज 48-52 तक पहुंच जाता है। लेकिन पहले इतना नहीं पहुंचता था। क्यों नहीं पहुंचता था, पहले जितनी भी आती थी सनलाइट, सारी की सारी बची हुई वापस चली जाती थी। लेकिन अब आती तो है, लेकिन जाने का नहीं, आती तो है मगर जाने का नहीं। अब ये जब जाती नहीं है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये याद रखना, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि जो हमारी अर्थ है उसकी इन लेयरों की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये हो क्यों रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो हम हार्मफुल ईंधन का यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल, डीजल और कई सारी गैसेस का, एसी से रिलेटेड, एसी में कई सारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलती हैं, ये सब क्या होती है, हार्मफुल है। तो इसीलिए इनका यूज नहीं करना चाहिए, ठीक ना। गद्दे होते हैं ना स्पंज वाले, कई सारे लोग स्पंज वाले गद्दे यूज़ करते हो, उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, वो भी नुकसानदायक होती है। ये सब क्या होती है, नुकसानदायक होती है। ये आपकी NCERT मेंशन नहीं करती है ग्लोबल वार्मिंग, इसको मैंने नहीं लिखा है। ग्लोबल वार्मिंग को अगर आप
ध्यान रखें, हिंदी में इसे कहते हैं वैश्विक तपन। वो आपके लिए अच्छा है, याद रखना। ठीक है, मैंने वो बता दिया अपनी तरफ से, लेकिन एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती तो मैंने भी नहीं लिखा। ये था पूरा आपका ओजोन का पूरा टॉपिक, और यहीं से क्वेश्चंस आपके आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देख ली है और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम अगला जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो हमारा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज रहने वाले हैं। इनका सारा डिस्पोजल सब कुछ हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।